तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो शिराजुकी होती है वह बड़े होके प्रिंसेस बन चुकी होती है इस पूरे की पूरे श्राइन की। और जहाँ तक हमारे जिंता की बात होती है वो इस पूरे के पूरे विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई बन चुका होता है और उसकी स्वॉर्डमैनशिप के दम पर ही उसे प्रिंसेस का लॉयल गार्डियन बना दिया गया होता है ना। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहोगे और प्रिंसेस की वैल्यू को समझना चाहते हो तो इसके लिए एपिसोड 1 का देखना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर हम जिंता और शिरायुकी के मुंह बोले बाप को भी देखते हैं। यहाँ पे हमें रिवील किया जाता है चाहे भले ही वो जिंता और शिरायुकी प्रिंसेस का मुंह बोला बाप तो है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक बायोलॉजिकल बेटा भी होता है जिसका नाम है साकुन। अब साकुन कौन है वो हमने पहली एपिसोड में जाना था। खैर यार ये साकुन हमारे जिंता का एक नाकाम राइवल भी होता है, लेकिन चूंकि जिंता इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो इसकी बराबरी ही नहीं कर पा रहा होता, तो इसी वजह से वो सभी लोगों के सामने यहाँ पे जिंता को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हमारा जिंता जो है जो कि बस एक पागलों की तरह तलवार लहराने के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता, ये किसी काम का नहीं है। तो जिंता आगे से इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें काफी बुरे तरीके से जलील जो किया था। और ये सुनने की देर होती है प्रिंसेस शिरायुकी यहाँ पे दोनों का अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है और वो उन्हें बताती है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी श्राइन में आपस में लड़ पड़ो। जो सुनते सारे जिंता यहाँ पे फौरन से अपना सर झुका के उसे माफी मांगता है। इन्हीं सब में यहाँ पे प्रिंसेस सभी लोगों के सामने बोलने लगती है। जहाँ तक डीमंस की बात है वो लगातार इसलिए हमारे विलेज पे हमला करते हैं क्योंकि वो लोग इस योराई स्वॉर्ड को चाहते हैं, एक ऐसी खास तलवार जो कि जनरेशन टू जनरेशन हमारे विलेज में चलती चली आ रही है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसको प्रिंसेस के अलावा कोई भी छूने का हक नहीं रखता। इस स्वॉर्ड की आखिर डीमन के लिए क्या वैल्यू है वो तो हम लोग आगे चल के ही जानेंगे। देखते ही देखते इनकी यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग खत्म होती है और सारे लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोला जाता है सवाए हमारे जिंता को छोड़कर। जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो प्रिंसेस शिरायुकी को मालूम होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जिंता ही बाकी होगा। तो प्रिंसेस शिरायुकी इसी बात पर बोलती है जो कि अब यहाँ पे कोई नहीं बचा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिस्पेक्ट से मत बुलाओ बल्कि इसके बजाय तुम मुझे बड़ी बहन कहकर बुला सकते हो। ये कहते कहते प्रिंसेस शिरायुकी अपने पर्दे से बाहर आती है पर इस सब को अपनी आंखों से देख के जिंता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि ये सब कुछ रूल्स के खिलाफ है। जिंता फिक्रमंदी से कहने लगता है कि आप तो एक प्रिंसेस है, मुझे देखने की आपको इजाजत नहीं है। पर ये सुन के यहाँ पे प्रिंसेस उसके काफी ज्यादा करीब आके बोलने लगती है क्या तुम मेरे दिल को दुखाना चाहते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जब हम लोग अकेले होते हैं तो मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं हूँ। शिरायुकी यहाँ पे अपने खफा होने का इजहार करते हुए कहती है कि मुझे ये भी बहुत बुरा लगता है कि आजकल तुम मुझे बचपन की तरह मेरे नाम से नहीं पुकारते। शिरायुकी बताती है कि अब इस विलेज में कोई भी नहीं बचा जो कि मेरे को मेरे नाम से पुकार पाए, ये राइट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। जो सुनते सारी जिंता अपने दिल पे फत्ता रखते हुए उसे इतने सालों बाद उसके नाम से पुकारता है शिरायुकी। ये सुनकर प्रिंसेस को काफी ज्यादा खुशी होती है। शिरायुकी अब यहाँ पे बैठते हुए से बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम पे इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि अब तुम मेरे लॉयल गार्डियन हो। इसके चलते ही प्रिंसेस यहाँ पे उसे अपनी गद्दी के अंदर झांकने के लिए बोलती है और जब जिंता अंदर आके देखता है तो वो यहाँ पे अपनी बहन को सोता हुआ पाता है। ना दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि जिंता और शिरायुकी दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं तो आखिर उसकी छोटी बहन क्यों नहीं बड़ी हुई? तो इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। दरअसल वो एक डीमन है और डीमन की उम्र 1000 साल होती है। शिरायुकी बताती है कि तुम्हारी बहन तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी क्योंकि तुम इतने दिनों से विलेज के बाहर डीमन से लड़ रहे थे। तो सुने अब जैसी अपनी नींद से उठती है वो अपने भाई को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ देर बाद जब उसकी छोटी बहन यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर उनका मुंह बोला बाप जिनिया आता है। जिनिया यहाँ पे प्रिंसेस से कोई प्राइवेट बात करना चाहता होता है जिस वजह से वो यहाँ पे हमारे जिंता को जाने के लिए बोलता है। और ये जिंता के लिए काफी ज्यादा अजीबोगरीब बात होती है क्योंकि जिंता जो होता है वो उसका लॉयल गार्डियन होता है, कोई भी उसे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकता। पर चूंकि वो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो शिरायुकी यहाँ पे हमारे जिंता को जाने के लिए कहती है। जिंता जैसे जैसे करके जाने ही लगता है कि यहाँ पे प्रिंसेस उससे बोलती है कि मेरा पूरा का
पूरा विलेज इस वक्त तुम्हारी वजह से सुरक्षित है जिंता। तो मैं चाहती हूँ कि तुम चुकंदा रहो ताकि और डीमंस इस चीज का फायदा ना उठा पाए। अब बात इस बात की चल रही होती है, कहानी दोबारा से फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ पे हम जिंता और शिरायुकी को बचपन में देखते हैं। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि अब शिरायुकी की मदर अब मर चुकी होती है। तो इस रात के गहरे अंधेरे में शिरायुकी यहाँ पे पूरे तरीके से अपना माइंड बना लेती है कि वो अपने माँ के मुबारक कदमों के पीछे चलेगी। वो जिंता को बोलती है, जिंता मेरी बात सुनो, मैं इत्सुकी हिमे के रैंक को पाने को जा रही हूँ और मैं बहुत जल्द प्रिंसेस बन जाऊंगी। तो इसका ये मतलब है कि तुम और मैं दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगे। मैं उस चीज के लिए लड़ना चाहूंगी जिस चीज के लिए मेरी माँ ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। पर जिंता, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। तो यार जिंता यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे शिरायुकी को इस बात का दुख हो रहा है। तो जिंता अपने जुनून और जज्बे से फौरन से अपने कदमों पे खड़ा होते हुए कहता है, तो अगर ये बात है तो फिर मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा देखने जरूर आऊंगा, तुम्हारा लॉयल गार्डियन बनकर। अगर मैं स्वॉर्डमैनशिप में बेहतर हो गया और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया तो मुझे तुम्हारा लॉयल गार्डियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे शिरायुकी उससे बोलता है कि मैं वादा करता हूँ प्रिंसेस से कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए हर चीज से बचाऊंगा। तो यार मैं आप सभी को याद दिलवाता चलो, ये वही वादा है जिसका एपिसोड 1 के शुरू में हमने जिक्र किया था। यहाँ पे जिंता यही बोलता है, जैसे कि हमारा मुंह बोला बाप जिनिया, जैसे कि तुम्हारी मदर का लॉयल गार्डियन था, इसी तरह मैं तुम्हारा बनूंगा। उसे यूं इतनी खूबसूरती से वादा करता देख के, उसकी डेडिकेशन देख के, उसके जुनून और जज्बे, वो भड़कते हुए शोले देखकर शिरायुकी की खूबसूरत आंखों में आंसू भर आते हैं। ये बोलते और ये कहते हुए दोनों के दोनों इस खूबसूरत रात में एक दूसरे के हाथों को थाम कर बैठे होते हैं। तो इसी तरह कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में गहरे जंगलों में जाती है, जहाँ पे हम दो अनजान डीमंस को थोड़ी दूरी से नजर रखते हुए देखते हैं। वहीं पर एक फीमेल डीमन बोलती है कि जहाँ तक मेरी विजन की बात है, हमारा प्लान काफी ज्यादा अनोखा होने को जा रहा है और अब जो मैंने फ्यूचर देखा है, इसी फ्यूचर के दम पर आज तक इतिहास में सब कुछ बदलने को जा रहा है। और इनके प्लान में जो सबसे नाजुक पुर्जा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे जिंता की छोटी बहन सुजुमे होती है, जो कि हाफ डीमन ब्लड है। अगली सुबह सवेरे यहाँ पे जिंता अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने आया होता है। इस बात की सुजुमे को काफी ज्यादा खुशी होती है। जिंता यहाँ पे उसके सर पे प्यार करते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं आता कि बचपन से लेके आज तक हमने वो खुशी पाई ली जो कि हमें चाहिए थी। पर दोस्तों, ऐसा तो सिर्फ हमारे जिंता ने सोचा हुआ है, अब आगे उसके साथ क्या होने को जा रहा है वो उसने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। सुजुमे आगे से बोलती है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी की परवाह है। मैं चाहती हूँ कि बड़े भैया आप खुश रहो। और इनके पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस भी चुपके से इनके साथ वक्त गुजारने आ गई होती है। अब यहाँ पे हमारे जिंता को टेंशन होने लगती है कि अगर किसी ने प्रिंसेस को यहाँ पे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रिंसेस शिरायुकी उसे बताती है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि किसी ने मेरा चेहरा इतने साल से देखा ही नहीं तो उन्हें मालूम ही नहीं कि प्रिंसेस दिखती भी कैसे है। शिरायुकी यहाँ पे काफी खुशी से बोलती है कि मैं अपनी बचपन की यादों को सताने के लिए और उन्हें ताजा करने के लिए चुपके से यहाँ पर आ गई। वो बताती है कि कैसे हम एक ही छत के नीचे इसी घर में रहा करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो ये सुनने की देर होती है। सुजुमे काफी खुशी से कहती है, ठीक है फिर बचपन की तरह हम एक साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। पर यहाँ पे फर्क तो इतना है कि यहाँ पे जिंता अलाउ नहीं कर सकता शिरायुकी को कि वो अपने हाथ से नाश्ता बनाए, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। कुछ ही देर में बिल्कुल बचपन की तरह ये लोग दोबारा से एक छत के नीचे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। और यहाँ पे सुजुमे कंप्लेन करने लगती है कि भाई प्रिंसेस इतने सालों के बाद हमारे घर में आई है और तुमने कुछ खास फैंसी स्टफ बनाया ही नहीं। तो जिंता यहाँ पे चढ़ते हुए कहता है कि सुजुमे तुम मुझे गुस्सा दिला लियो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। प्रिंसेस यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, ओह जिंता, तुम्हारे अंदर कहाँ इतना दम है कि तुम अपनी प्यारी सी बहन को छू भी सकते हो। तो यहाँ पे सुजुमे भी मुस्कुराते हुए कहती है कि बड़े भैया मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि चाहे आपको जितना भी गुस्सा आ जाए आप मुझे कभी भी थप्पड़ नहीं मार पाओगे। तो हाँ यार, ये सीन भी मैं ऑलरेडी एपिसोड 1 में एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। नाश्ते से फारिग हो जाने के बाद प्रिंसेस शिरायुकी और साथ में हमारा जिंता अब एक साथ
साथ बाहर घूमने को जा रहे होते हैं तो इससे कई गुना ज्यादा खुश सुजुमे दिख रही होती है। यहाँ पे जिंता पूछता भी है कि तुम तो हमसे कई गुना ज्यादा खुश हो, तो सुजुमे एक्सप्लेन करती है कि अपने से ज्यादा मुझे आपको खुश देखना पसंद है। वो बताती है कि मुझे पता है कि आपको प्रिंसेस के साथ अकेले में वक्त गुजारना काफी ज्यादा पसंद है। तो जिंता उससे प्यार करके कहता है ठीक है फिर घर का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। उनके चले जाने के बाद चाहे भले ही सुजुमे उनके सामने दिखावा कर रही थी, हमें मालूम पड़ता है सुजुमे का दिल टूट जाता है जब वो अपने भैया को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है। वो घर के एक कोने में बैठ के अपने राखून को चुबाने लगती है। ना चूंकि उसे पता होता है कि जिंता कहीं ना कहीं प्रिंसेस को पसंद करता है, जिस वजह से वो उसकी खुशी की खातिर कभी भी उसके सामने ये जाहिर नहीं करती कि उसकी छोटी सिस्टर भी उससे शादी करना चाहती है। ना दोस्तों, ये इस पॉइंट को हाईलाइट करता है कि उसकी छोटी बहन इवन के प्रिंसेस शिरायुकी से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के अपने जिंता से प्यार करती है। इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसने अपने प्यार की खातिर प्यार की ही कुर्बानी दे दी और जीते जी खुद को मार डाला। तो दोस्तों, अब आने वाली आगे की एपिसोड में अब जो कुछ भी होने को जा रहा है वो पूरे तरीके से जिंता और उसकी छोटी बहन सुजुमे की जिंदगी को बदल डालेगा। हम ऑलरेडी इसकी एपिसोड नंबर 3 पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।